क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र की खुफिया एजेंसी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सरकार को अंदर से खोखला करने की एक गहरी साजिश रच रही थी? क्या होगा अगर आपको पता चले कि इस साजिश का एक कोड नेम था, एक तय समय सीमा थी और इसके मोहरे कोई विदेशी जासूस नहीं बल्कि अपने ही देश के लोग थे। अपनी ही चुनी हुई सरकार के कुछ सबसे शक्तिशाली जयचंद सांसद थे। दोस्तों नमस्कार, आज हम एक ऐसे ही ऑपरेशन का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी भी जासूसी थ्रिलर फिल्म को मात दे दे। ये कहानी है ऑपरेशन 37 की। अगले कुछ मिनटों में आप जान पाएंगे कि कैसे अमेरिका की CIA कथित तौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए इस CIA ने एक चक्रव्यूह रचा। कैसे इस खेल में देश के 37 सांसदों को शामिल करने की योजना थी और कैसे एक वफादार सांसद की वजह से यह पूरा का पूरा प्लान लीक हो गया और दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी के पसीने छूट गए। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इस पूरे सनसनीखेज कहानी की परतें सबसे पहले गोवा के एक पत्रकार और सीक्रेट ऑपरेशंस के विशेषज्ञ सेवियो रॉड्रिक्स ने खोली। उन्होंने अपनी सालों की रिसर्च और स्टडी के आधार पर इस बात का दावा किया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA यानी कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और वहां के डीप स्टेट यानी कि वो अदृश्य ताकतें जो असल में सरकार चलाती हैं, उन्होंने मिलकर यानी कि डीप स्टेट और CIA ने मिलकर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा दांव खेला था। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन 37 और इसका मकसद बड़ा ही साफ था, टू गेट मोदी आउट। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका निशाना बीजेपी या NDA की सरकार नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। CIA को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है, उन्हें बस मोदी को उस कुर्सी पर नहीं देखना था। इसके लिए 12 महीने की एक डेडलाइन भी तय की गई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी से ऐसी क्या दिक्कत थी कि उन्हें हटाने के लिए इतना बड़ा जाल बुनना पड़ा। इस साजिश को अंजाम देने के लिए CIA ने एक त्रिस्तरीय फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, जिसे 3D प्लान का नाम दिया गया। ये 3D कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि तबाही का एक ब्लूप्रिंट था। इसमें पहला D लेटर है, यानी कि D मतलब होता है डिवीजन यानी कि विभाजन। इसके तहत योजना थी कि भारत के लोगों को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर आपस में लड़वाया जाए। दुनिया भर में यह नैरेटिव फैलाया जाए कि भारत के लोग सुरक्षित नहीं हैं। सिखों को पगड़ी पहनने नहीं दी जा रही। मणिपुर जैसी घटनाओं का हवाला देकर यह साबित किया जाए कि भारत में ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है। दक्षिण भारत में एक अलग देश की मांग को हवा दी जाए और उत्तर भारत में जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को इतना तूल दिया जाए कि समाज में तनाव का माहौल पैदा हो जाए। छोटी छोटी घटनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे पेश किया जाए जैसे पूरा देश जल रहा हो। हाल के वर्षों में भारत में बढ़े सामाजिक तनाव के आंकड़े कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा D था डिसेप्शन, यानी कि भ्रम उत्पन्न करना। अब इसका निशाना थे बीजेपी के कोर वोटर। इसके तहत बीजेपी और संघ के अंदरूनी मामलों को लेकर झूठी खबरें फैलाई गईं, जैसे कि मोदी और मोहन भागवत के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही है। और इसका मकसद साफ था, बीजेपी का समर्पित वोटर कंफ्यूज हो जाए और उसका विश्वास अपने ही पार्टी से उठ जाए। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे हमें ऐसे वीडियोस लाने के लिए हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और यहाँ पे अब तीसरा और सबसे खतरनाक D का मतलब था डायवर्जन, यानी कि ध्यान भटकाना। इस हथियार का इस्तेमाल देश की सबसे सम्मानित संस्थाओं की विश्वसनीयता को खत्म करने के लिए किया गया। एक ऐसा माहौल बनाया गया जिससे लोगों को सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे पदों से विश्वास ही उठ जाए। और यह नैरेटिव फैलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट बिक चुका है, चुनाव आयोग मोदी का एजेंट बन गया है और सारी जांच एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए काम कर रही हैं। यह एक सोचा समझा हमला था भारत के लोकतंत्र की जड़ों पर, ताकि जब जनता का अपनी ही व्यवस्था से भरोसा उठ जाए तो किसी भी बाहरी शक्ति के लिए दखल देना आसान हो जाए। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। यह साजिश सिर्फ नैरेटिव और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं थी,
इसका असली खेल तो सत्ता के गलियारों में खेला जाना था। ऑपरेशन 37 ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि CIA का प्लान बीजेपी के 37 सांसदों को मोदी के खिलाफ खड़ा करना था। CIA का काम करने का तरीका बहुत साफ है, वो हर टारगेट की कमजोरी ढूंढती है। इन 37 सांसदों के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की गई। क्या किसी ने कोई वित्तीय गड़बड़ी की है, क्या किसी के पास में ब्लैक मनी है, या फिर क्या किसी की कोई व्यक्तिगत कमजोरी है, जैसे कोई अवैध संबंध या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करने या फुसलाने का प्लान था। सीधे कोई विदेशी एजेंट संपर्क नहीं कर सकता था, इसीलिए बीजेपी के ही 2 बड़े और ताकतवर लेकिन मोदी से नाखुश सांसदों को इस काम के लिए चुना गया। उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वो कम से कम 10-10 ऐसे सांसदों को अपनी तरफ करें जो अंदर खाने मोदी को पसंद नहीं करते। इन 37 सांसदों में से एक तो मास्टरमाइंड था, एक ऐसा शक्तिशाली सांसद जिसके साथ 28 सांसदों का समर्थन था और जिसकी अपनी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं थी। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, पर शायद वो भूल गए ये लंका नहीं, ये हिंदुस्तान है। इस पूरे खेल में पैसों की कोई कमी ना हो, इसके लिए एक बड़े भारतीय बिजनेसमैन को भी शामिल किया गया जो पैसे लगाने के लिए तैयार था। उनका नाम तो हम यहां नहीं लेंगे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि भारत में उनके परिवार को एक बड़ा बिजनेस घराना माना जाता है। ये पूरा का पूरा मामला एक परफेक्ट तूफान की तैयारी थी, जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उठने वाला था। लेकिन यहां पे सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पूरा ऑपरेशन लीक कैसे हुआ। जब उस मास्टरमाइंड सांसद और उसके साथियों ने दूसरे सांसदों से संपर्क करना शुरू किया, तो उनमें से एक सांसद देश का वफादार निकला। उसने लालच या दबाव में आने की बजाय इस पूरे साजिश की जानकारी सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक पहुंचा दी। बस यहीं से पूरा खेल पलट गया। भारत की खुफिया एजेंसियों ने काउंटर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। इस बात की भनक जब अमेरिका में बैठी CIA को लगी तो उनके बीच हड़कंप मच गया। 4 और 5 सितंबर को एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें इस बात पर बहस हुई कि आखिरकार ये प्लान लीक कैसे हुआ। जब उन्हें समझ में आ गया कि उनका खेल खुल चुका है, तो तुरंत डैमेज कंट्रोल करना शुरू किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप, जो इस पूरे खेल के केंद्र में थे, उन्होंने अचानक से एक गुडविल जेस्चर दिखाते हुए मोदी की तारीफ में बयान जारी कर दिया, उन्हें अपना महान दोस्त बताया। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह हृदय परिवर्तन नहीं, बल्कि आपसी साजिश पर पर्दा डालने की एक रणनीति थी। ऑपरेशन को रद्द नहीं किया गया, बस उस पर एक अल्प विराम यानी कि कॉमा लगा दिया गया। इस विषय पर रॉड्रिक्स जी का कहना है, यानी कि पत्रकार रॉड्रिक्स जी, उनका कहना है कि उस सांसद के बताने से पहले ही मोदी सरकार के कुछ मंत्रियों को अमेरिका के इस डर्टी गेम के बारे में पता था। भारतीय एजेंटों ने अमेरिका में रहकर ऑपरेशन 37 की सीक्रेट जानकारी जुटा ली थी, जिसमें कि मोदी सरकार को गिराने की साजिश चल रही थी। इस प्लान में कुछ नेताओं और विदेशी ताकतों, CIA, डीप स्टेट और ट्रंप का नाम सामने आ रहा था। जब यह गुप्त जानकारी लीक हुई तो व्हाइट हाउस से लेकर CIA तक सब हैरान रह गए कि आखिरकार किसने इतना बड़ा राज खोल दिया। अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा झटका और शर्म की बात थी कि अमेरिका ऐसे काम कर रहा है। जनता को यह पता चले तो कितनी शर्म की बात है, क्योंकि उन्हें अब तक पता ही नहीं चला कि ये भारतीय एजेंट हैं कौन। उनकी चाल उल्टी पड़ गई और उनकी साजिश लोगों के सामने आ गई, जिससे कि उनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया और आगे से उनके प्लान्स के लिए उनमें एक तरह का डर उत्पन्न कर दिया। ये घटना ये साबित करती है कि भारत की जांच एजेंसियां जबरदस्त हैं और देश को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश को समय रहते नाकाम कर सकती हैं। वैसे सवाल अब भी वही है, अमेरिका और उसका डीप स्टेट मोदी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े? वैसे इसके पीछे कई बड़ी वजहें बताई जाती हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है कि भारत की आर्थिक नीति। जानकारों के मुताबिक मोदी एक बहुत ही सख्त नेगोशिएटर हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ होने वाली एक बड़ी ट्रेड डील सिर्फ इसलिए साइन नहीं की क्योंकि वो अपने किसानों और मछुआरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत का कृषि और डेयरी सेक्टर अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा। बस ये बात ट्रंप प्रशासन को बहुत चुभी। दूसरी वजह है भारत की स्वतंत्र विदेश नीति। मोदी के नेतृत्व में भारत इंडिया फर्स्ट की नीति पर चल रहा है, जो किसी दबाव में नहीं आता, और अमेरिका चाहता था कि उसे चीन पर नजर रखने के लिए भारत में, खासकर लद्दाख या नॉर्थ ईस्ट में एक मिलिट्री बेस मिल जाए। लेकिन मोदी ने इससे साफ इनकार कर दिया।
अमेरिका को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था जो थोड़ा दबाव में आ जाए, जो कॉम्प्रोमाइज कर ले। लेकिन मोदी का रवैया ठीक इसके उलट था। मोदी हैं सख्त प्रधानमंत्री। जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में हालिया तख्ता पलट में अमेरिका और उसके डीप स्टेट के हाथ होने के खुलेआम चर्चा हो रही है, उसी तरह से भारत में भी मोदी जी को गद्दी से हटाकर अपने सुविधा के हिसाब से एक कठपुतली सरकार को अस्तित्व में लाना चाहते हैं। इससे वो भारत के विपक्षियों को अपने एजेंडे को पूरा करने में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनके लिए भारत एक बड़ा बाजार है और वो इसमें फ्री एंट्री पाना चाहते हैं ताकि उनके व्यापारियों को फायदा पहुंच सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह दांव उनके लिए ही उल्टा पड़ जाएगा। वो चाहते थे एक झुका हुआ सिर, पर उन्हें मिला एक चट्टान जैसा जिगर। इस पूरी कहानी में ट्रंप की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी शामिल थी, जैसे कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा, जिसके लिए उन्हें लगता था कि मोदी उनकी मदद कर सकते थे। तो क्या अब यह खतरा टल गया है? सोवियो रोड्रिक्स और अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। साजिश पर सिर्फ कॉमा लगा है, फुल स्टॉप नहीं, बल्कि अब दुश्मन ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब वो और सजग हो गया है। जब उन्हें लगा कि वो बीजेपी के अंदर तोड़फोड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने समाज को तोड़ने का काम और तेज कर दिया। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो के हालिया बयान, जिसमें उन्होंने बार बार भारत को धमकी भरे अंदाज में बयान जारी किए, वो सब इसी नई और ज्यादा खतरनाक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये पहली बार है जब किसी बड़े अमेरिकी अधिकारी ने भारत को धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर बांटने की इतनी खुली कोशिश की है, जिसमें उन्होंने देश के हालातों के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराया। और ये दिखाता है कि अपनी हार से वो कितने बौखलाए हुए हैं और भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि CIA अपनी अगली रणनीति तय करने के लिए एक और बड़ी बैठक करने वाली है। भारतीय एजेंसियां भी पूरी तरह से सतर्क हैं और उन 37 सांसदों समेत हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये लड़ाई सिर्फ एजेंसियों की नहीं है, ये पूरे देश की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी देश का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर ही छिपा हो सकता है। जब तक देश एक रहेगा, एकजुट रहेगा, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। तो दोस्तों, हर भारतीय को इस साजिश के खिलाफ सावधान रहना होगा और इसका डट कर मुकाबला करना होगा। दुश्मन के हर चाल को निरस्त करना होगा, क्योंकि देश है तो हम सब हैं और देश है तो भविष्य है। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी दूसरों को भी मिले। और हाँ, इस वीडियो को आप जरूर हाइप करें। हाइप का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स को लेफ्ट में स्लाइड करने यानी कि सरकाने से दिख जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।